हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका फिजियोलॉजी ई पाठशाला की क्लिनिकल केस सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस की केस स्टडी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हमारा मरीज कौन है? हमारी मरीज है एक 30-year-old फीमेल जो पिछले कुछ महीने से कंप्लेन कर रही है एक्सेसिव फटीगेबिलिटी, जनरलाइज्ड वीकनेस की, जो वर्स हो जाते हैं विद एक्टिविटी। She has difficulty in combing her hair and climbing stairs. Also has blurred vision and difficulty in carrying shopping bags. On examination, the doctor finds that she has bilateral ptosis. There is no significant systemic abnormality. All her vitals, including pulse, blood pressure, respiratory rate, etc., are normal. Lab investigations reveal that hemogram and fasting blood sugar are perfectly normal. Doctor orders tensilon test and observes that the patient has prompt symptomatic relief. तो क्या है आज का प्रोबेबल डायग्नोसिस? ऑब्वियसली मायस्थीनिया ग्रेविस। लेकिन वो कौन सी दो तीन चीजें थी जिन्हें केस स्टडी में पढ़ते वक्त ही हमें शक हो जाना चाहिए था कि मायस्थीनिया ग्रेविस का केस हो सकता है? नंबर वन, फटीग which increases with exertion. Second, the patient had typical symptoms of proximal muscle weakness. Number three, she reported prompt relief on being given tensilon. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे डाल लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी ट्रीटमेंट और पैथोफिजियोलॉजी। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द फर्स्ट स्टेप is the arrival of depolarizing potential on the presynaptic membrane। और इसके कारण क्या होता है कि जो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल्स होते हैं, दे ओपन अप एंड कैल्शियम इनफ्लक्स स्टार्ट्स। Due to the calcium influx in the presynaptic membrane, the synaptic vesicles they start docking and fusing with the presynaptic membrane, resulting in the release of the neurotransmitter acetylcholine। और ये जो एसिटाइलकोलिन के आप ब्लैक ब्लैक डॉट्स जैसे मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, दे इमीडिएटली बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये साइनेप्टिक रिसेप्टर्स कौन से हैं? ये हैं सोडियम लिंक्ड चैनल्स, जिसमें से ये रेड डॉट यानी सोडियम आयंस दे इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग इनसाइड, रिजल्टिंग इन अ सोडियम इनफ्लक्स। और इसके कारण क्या होता है? जैसे सोडियम इनफ्लक्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है, देयर इज अ डीपोलराइजिंग पोटेंशियल व्हिच रिजल्ट्स इन एक्शन पोटेंशियल ऑफ द मसल मेम्ब्रेन व्हिच कॉजेस मसल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे लास्ट स्टेप है कि जैसे ही ये इंपल्स वहां से चली जाती है, तो जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है सिनेप्टिक स्पेस में, इट इज प्रॉम्प्टली मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। What is the etiopathogenesis of myasthenia? Myasthenia, जैसा कि आपको शायद आइडिया हो, it is an autoimmune disorder which results from the development of anti-acetylcholine receptor antibodies। और ये antibodies बिल्कुल तहस नहस कर देती हैं acetylcholine receptors को। और जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, we have compared a neuromuscular junction in a normal person with that in a myasthenia patient, and as you can clearly see that the synaptic clefts of myasthenia patients they become sparse, shallow and abnormally wide। कुछ केसेस में तो obliterate तक हो जाते हैं, जिसके कारण there is a reduction in sodium influx at post synaptic membrane which results in inadequate or deficient action potentials, और यही manifest करते हैं fatigue और weakness की तरह। Why did the doctor perform tensilon test in this case? देखिए, टेंसिलॉन जो है, इट इज द ट्रेड नेम ऑफ द ड्रग एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग विच इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग बिलोंगिंग टू द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर फैमिली। और जैसे ही ये ड्रग दी जाती है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम इज इनहिबिटेड, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्गिंग ऑफ एक्शन ऑफ रिलीज्ड एसिटाइलकोलिन, जिसके कारण पेशेंट प्रॉम्प्टली अपनी सिम्टम्स में रिलीफ महसूस करता है। जैसे कि इस पेशेंट के अंदर बिफोर एंड आफ्टर अगर आप कंपेयर करें, एड्रोफोनियम देते ही उसका टोसिस काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन ये कुछ मिनटों का ही एक टेम्पररी रिलीफ होता है, बट इट इज वेरी हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग myasthenia from another similar condition
which is known as the Lambert-Eaton myasthenic syndrome और LEMS in short. प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब एक डॉक्टर के पास क्लिनिकल सेटिंग में लेम्स या मायस्थीनिया के पेशेंट्स आएंगे तो क्लिनिकली इनकी कंप्लेंट्स सिमिलर होंगी एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एंड मे बी समटाइम्स इवन ऑन एग्जामिनेशन द डॉक्टर इज अनेबल टू अराइव एट अ कंक्लूसिव डायग्नोसिस, क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ पॉइंट्स आपको फिर भी ध्यान रखने हैं लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम में। पहली बात तो यह कि लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम के अंदर जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट होती हैं। देयर इज नो रिलेशन व्हाटसोएवर विद द पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। दूसरी बात, जो लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं दे रिपोर्ट इंप्रूवमेंट इन वीकनेस विद एक्टिविटी। मायस्थीनिया में क्या था, देयर वाज अ टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड वीकनेस विद एक्टिविटी। लैम्बर्ट ईटन के पेशेंट्स डू नॉट हैव एनी रिलीफ विद टेंसिलॉन। लास्टली बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, व्हाट आर द वेरियस ड्रग्स विच एक्ट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये कैटेगराइज्ड है 4 टाइप्स में जिन्हें की बहुत इजीली याद रखा जा सकता है बाय द निमोनिक ABCD। नंबर 1 इज द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स और इसमें इंक्लूडेड है फाइजोस्टिगमिन एंड नियोस्टिगमिन। दीज आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस इन मायस्थीनिया पेशेंट्स। और ये काम कैसे करती हैं, दे prolong the acetylcholine action within the synaptic cleft by inhibiting the enzyme acetylcholine esterase. Number 2 is Botox और botulinum toxin, जो कि inhibit करता है fusion of synaptic vesicles in the presynaptic membrane, thus reducing the amount of acetylcholine which is released. Number 3 आती हैं cholinomimetic agents जैसे कि methacholine and carbachol। ये वाली जो medicines हैं they stimulate the acetylcholine receptors. They have a prolonged action because they are unaffected by acetylcholine esterase enzyme. Rather, they are metabolized by another enzyme, pseudoacetylcholine esterase. Last category is D-tubocurarine or curare. It is a competitive inhibitor of acetylcholine receptors. And एक fun fact कि it is used as an arrowhead poison by African tribes pygmies. ये एक और सैंपल प्रैक्टिस केस है, आप लोग इसको भी स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली बार एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्लोइंग। थैंक यू सो मच।